ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो क्लास 11 की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पे ये पहले चैप्टर के नोट्स हैं, इनको समझते हैं। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट सीमें कितनी हैं? समुद्र के कितने इलाके को हम अपनी ही टेरिटरी मान सकते हैं? कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल मतलब करीब 22 किलोमीटर। सोचो आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो वहां से 22 किलोमीटर तक वो टोटली इंडिया की ही टेरिटरी है, राइट। लैंड वाटर एयर सब कुछ हमारी टेरिटरी है वो, राइट, यानी कि 12 नॉटिकल माइल। और कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक नॉटिकल माइल में करीब 1.8 किलोमीटर्स होते हैं। इंडिया का सदर्न मोस्ट बाउंड्री कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। यहां पे ध्यान से देखो एक बार, ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट बाउंड्री मेनलैंड की यहां पे है, लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो इस पॉइंट से नीचे आता है, राइट। तो ये हो गया 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पे, और ये वाला जो पॉइंट है मेनलैंड का ये है 8 डिग्रीज पे, ये 6 डिग्रीज पे है, ये 8 डिग्रीज पे है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्रीज पे है, मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्रीज पे है, ये 6 डिग्री पे, ये 8 डिग्री पे है। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि इंडिया का नॉर्थ साउथ चले जाओ या ईस्ट वेस्ट चले जाओ, दोनों तरफ रफली 30 डिग्रीज की डिस्टेंस है डिग्रीज में, राइट, और किलोमीटर में पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि जब 30 डिग्री ही डिस्टेंस है दोनों डायरेक्शन में, तो किलोमीटर में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसका भी कुछ रीजन है, राइट। उसके रीजन से पहले एक बार ये चीज लर्न कर लो, ठीक है। ये जो डायमेंशंस है हमारी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, जैसे मान लो कि एक सेकेंड, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है रफली, याद कैसे रखोगे? 30-30 का हमें डिफरेंस करना है और 8 से शुरू करना है, ठीक है। 8 से यहाँ से शुरू करें, 8 में 30 ऐड करो 38, तो ये है 8, ये है 38 अप्रोक्सीमेटली, ये है 68, 38 में 30 ऐड करोगे 68 हो गया, और 68 में 30 ऐड करोगे तो 98 हो गया। आ गए ना सारे नंबर? तो याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपने 8 से शुरू करना है, 8, 38, 68, 98, ठीक है। अब ये जो रीजन है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरह यूपीएससी पूछ सकता है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब नॉर्थ साउथ क्यों होता है, ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं होता। लैटिट्यूड को याद कैसे रखोगे? लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन है, ये लॉन्ग लाइन्स है, ये सारी लॉन्ग लाइन सेम लेंथ की है। आपको दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सारी लाइन सेम लेंथ की हैं, लेकिन जो लैटिट्यूड हैं वो छोटे हो रहे हैं जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि ये एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये अलग अलग लैटिट्यूड्स बदल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसी चीज का मांग रहे हैं, तो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल मतलब लेटी हुई लाइन, लेकिन लेटी हुई लाइन का मतलब ईस्ट वेस्ट नहीं है, लेटी हुई लाइन ईस्ट वेस्ट में जा रही है, लेकिन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब हुआ कि हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नाप रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेंज तो तभी आएगा ना। इसी तरह से जब हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड की लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ में, लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं, तो हम नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट की। क्योंकि ये जो लाइन, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो लाइन अगर चेंज हो रही है यानी कि हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखो थोड़ा सा। यहां पे जो है, मान लो आप यहां पे खड़े हो इक्वेटर पे, 30 डिग्री ईस्ट की लाइन पे हो, ये 40, 50, 60 डिग्री, आप यहां से यहां तक भागे तो काफी ज्यादा भागना पड़ा आपको, लेकिन आपका दोस्त ये 30 डिग्री वाली लाइन पे पोल के बहुत पास में है, वो 60 डिग्री की लाइन तक गया, तो उसको तो बहुत कम भागना पड़ा। आप दोनों ही 30 डिग्री से 60 डिग्री गए हो, है ना, लेकिन आपको बहुत भागना पड़ा, उसको कम भागना पड़ा। तो इसका रीजन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं, वैसे वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है। लैटिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता, जितना डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है
उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, अब इंडिया कहाँ पे है? मान लो एक सेकंड के लिए, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मान लो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, हमने कहा कि लेंथ वाइज भी 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ भी 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है। लेकिन क्योंकि ये जो 30 डिग्री है, राइट, ये काफ़ी इक्वेटर से रिलेटिवली काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया ना। जैसे हमने कहा हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जितना ऊपर जाओगे पोल्स के पास उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्योंकि इंडिया इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर से ऊपर है, तो इसलिए ये डिस्टेंस अपने आप कम हो गया। तो कहने के लिए तो अगर डिग्री में नापोगे तो इंडिया ऐसे भी 30 डिग्री है, ऐसे भी 30 डिग्री है, अगर डिग्री में नापो तो। लेकिन जब किलोमीटर में नापोगे तो फिर ये किलोमीटर कम हो गया, क्योंकि इक्वेटर पे नहीं है वाला किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर कम हो गया और ये किलोमीटर ज़्यादा हो गया, राइट। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा है किलोमीटर में इंडिया कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखना लैटिट्यूडनल मतलब लेटी हुई लाइन है, यानी कि ऐसे लाइन जा रही हैं, इनको नाप रहे हैं हम, तो यानी कि हम नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगली चीज, ये सारे नोट्स एनसीईआरटी से हैं, ठीक है, कुछ भी हम फालतू नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर, उसी में से मैंने सारे नोट्स बनाए प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टाइम डिफरेंस कितना है? देखो वर्ल्ड में जितने भी टाइम जोन्स है ना, इस तरह से देखो कितने टाइम जोन्स हैं, लगभग ये हमेशा जो है मतलब लगभग क्या, ये होते ही 15 डिग्रीज के हैं। ठीक है ना, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री आपको दिख रहा है। इंडिया का एक्सटेंट कितना है? दो आ रहे हैं इसमें, दो बैंड्स आ रहे हैं, एक बैंड 15 डिग्री का है। तो इंडिया की टोटल ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कितना हो गया? 30 डिग्री। जो 15 डिग्री होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है, तो 30 डिग्री कितना हुआ? 2 घंटे के। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितना टाइम डिफरेंस आ जाना चाहिए? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाना चाहिए। कितने घंटे का? 2 घंटे का आ जाना चाहिए। लेकिन 2 घंटे डिफरेंस आता नहीं है, चाहे वो डिब्रूगढ़ की घड़ी हो या जैसलमेर की हो। डिब्रूगढ़ असम में, जैसलमेर राजस्थान में, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए आइडियली तो। लेकिन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, घड़ी बिल्कुल सेम टाइम दिखाती है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस वजह से। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। एक कन्वेंशन है कि देखो ये जैसे जीएमटी है ना, तो जीएमटी से जब राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ तो ये तो हमने 15 डिग्री के बना रखे हैं। जब कोई कंट्री अपना कुछ स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करती है तो वो 15 डिग्री का भी आधा, यानी कि 7.5 डिग्रीज पे अपना आईएसटी पसंद करती है, राइट। तो इंडिया ने कितने पे किया? 82 डिग्री 30 मिनट। भाई 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 75 है, उसमें 7.5 और ऐड कर दो तो 82.5 हो गया, यानी कि 7.5 इंटू 11, राइट, 7.5 इंटू 11 हो गया। तो ये 7.5 का ही मल्टीपल है। और हर 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे ये कितने हो गए? 5.5, राइट, क्योंकि 15 इंटू 5 कितने होते हैं? 15 इंटू 5 75 होते हैं, उसमें आधा और ऐड कर दो, इसलिए 5 ओवर 30 मिनट। तो इसीलिए जीएमटी से अगर आप इधर 5 ओवर 30 मिनट्स जाओगे राइट की तरफ तो फिर इंडिया का आईएसटी आ जाता है, राइट। तो कन्वेंशन है कि ग्लोबली जो कंट्रीज हैं वो 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल्स में ही अपना आईएसटी, अपना स्टैंडर्ड टाइम चूज करती हैं। इंडिया ने इतना चूज किया है, ये भी 7 डिग्री 30 मिनट्स का ही मल्टीपल है, राइट। तो हमारा ये आईएसटी है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैसा क्लाइमेट है? जनरली सब ट्रॉपिकल। क्यों भाई? इंडिया का मैप है ना, तो फिर ये एरिया कौन सा हो गया? ट्रॉपिक के बाहर का हो गया, तो हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल या फिर वार्म टेम्परेट। और ये हो गया ट्रॉपिकल, तो ये सदर्न इंडिया ट्रॉपिकल, ये हो गया वार्म टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल। ठीक है, नीचे ट्रॉपिकल, ऊपर सब ट्रॉपिकल। इंडिया एक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल फीचर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एक छोटा सा कॉन्टिनेंट की तरह एक्ट करता है ये पूरा एरिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, फिर यहाँ पर समुद्र आ गया, तो ये पूरा एरिया एक सब कॉन्टिनेंट, एक छोटे से कॉन्टिनेंट की तरह एक्ट करता है। मानसून आता है तो हिमालयस मानसून को बाहर जाने से रोक लेते हैं, तो यहाँ पे अलग तरीके का क्लाइमेट बन जाता है पूरे एरिया के अंदर, राइट। तो इसको पूरा सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो जैसे आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बड़ा सिंपल सा है भाई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान।
सिंपल सा है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेफिनेशन दी हुई होती है। कई जगहों में श्रीलंका भी मान लोगे, कोई कोई अफगानिस्तान भी मान लेता है, राइट। कुछ माउंटेन पासेस जो आपके इस फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन है कि हिस्टोरिकली लोग जब आते जाते थे तो फिर किन माउंटेन पासेस के थ्रू आते जाते थे, जो फेमस हैं वो हैं बोलन पास। इनकी लोकेशन देखो, ये पाकिस्तान में बोलन पास, खाइबर पास, शिपकीला पास हिमाचल में, सिक्किम में नाथुला पास, और बोमडिला पास अरुणाचल में, ठीक है। कहाँ तक हो गए क्वेश्चन? यहाँ तक हो गए, ठीक है। इंडिया का टोटल एरिया कितना है ये आपको लर्न करना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहीं पे भी अगर मिलियन शब्द लिखा होता है तो उसको लाख में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंडिया का एरिया कितना हुआ? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 32.8 यानी कि अप्रोक्सीमेट मतलब 33 लाख किलोमीटर। ये याद करना आसान है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो कि वर्ल्ड एरिया का करीब 2.4% है, राइट। पूरे वर्ल्ड एरिया का लगभग 2.4% है ये। जब हम बात कर रहे हैं 2.4% या फिर ये वाला एरिया, तो हम सिर्फ लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड और जो इनलैंड रिवर्स होती हैं। हम ये जो टेरिटोरियल सी वाली चीज़ें होती हैं, जो समुद्र वाले में भी कुछ चीज़ें होती हैं, और हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। इंडिया की कौन सी रैंक आती है? इंडिया की रैंक 7th आती है। तो नंबर 1 है रशिया, सबसे ज़्यादा लैंड रशिया के पास है, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। फिर से याद रखो, बड़ा आसान है यार याद करना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न है, 6 हो गए और 7th रैंक इंडिया की हो गई। ओके, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? तो कई जगहों पे लिखा होता है 7000 के आसपास कुछ कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। बट अब ये थोड़ी अपडेट हो चुकी है, तो मेन लैंड की अलग है और टोटल आइलैंड्स को ऐड करो तो अलग है। उसका रीज़न क्या है? सरकार ने इसको रिसेंटली अपडेट किया था। क्या रीज़न है? देखो, सिंपल सी बात है कि जब कोस्ट लाइन नापते हो तो पहले इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, आपको बहुत दूर दूर से नापना पड़ता था। तो पहले हम कैसे करते थे कि मान लो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तीसरा यहाँ पे खड़ा है, तो हमने नापा भाई कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हमने कोस्ट लाइन मान ली, फिर ये डिस्टेंस मान लिया, ये कोस्ट लाइन है। लेकिन एक्चुअल कोस्ट लाइन तो ऐसे ऐसे है, जिगजैग है, जिगजैग। तो बेटर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बेटर मेजरमेंट के तरीके आ गए हैं, तो इसलिए हम और एक्यूरेटली मेजरमेंट ले पा रहे हैं। तो इसलिए देखो, ये तो सिंगल लाइन है, और अगर ऐसे ऐसे जिगजैग हो जाओगे तो लंबा रास्ता हो गया ये, है ना। ये छोटा रास्ता था सीधा सीधा, ये थोड़ा लंबा रास्ता है। तो क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट बेटर हो गए हैं, नापने के तरीके बेटर हो गए हैं, इसलिए हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ भी हमने बढ़ा दी है। हमने जो लेटेस्ट मेजरमेंट ली है उसके हिसाब से अगर हम आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइन इंक्लूड करते हैं तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन आती है 11,098.81 किलोमीटर, और अगर सिर्फ मेनलैंड की कोस्ट लाइन देखेंगे तो आती है 7870 किलोमीटर, राइट। एशिया में इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है? साउथ सेंट्रल पार्ट में, दिख ही रहा है आपको, एशिया है, एशिया में सदर्न में, सेंटर में। हमारे आइलैंड नेबर्स कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये तो। और सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में, राइट। तो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ में है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और उसके बाद थर्ड पे आता है पाकिस्तान। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, दे सेपरेट अस फ्रॉम श्रीलंका। तो ये हो गया पाल्क स्ट्रेट और ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। ये एक वाटर बॉडी है, ये दूसरी है, इनको जोड़ रही है, वो होगी स्ट्रेट, ये होगी पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। और गल्फ क्या होता है? सिंपली एक बड़ी सी वाटर बॉडी जो काफी हद तक लैंड से घिरी हुई है, तो एक गल्फ हो गया, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, राइट। अच्छा, स्ट्रेट को और एग्जांपल क्या दे सकते हो? तो पाल्क स्ट्रेट हो गया, दूसरा हो गया गिब्राल्टर, जो कि स्पेन के नीचे है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, है ना। ये ऊपर आपका स्पेन हो गया, नीचे आपका अफ्रीका आ गया, और इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। और स्ट्रेट का उल्टा क्या होता है? स्ट्रेट का उल्टा होता है इस्थमस। इस्थमस मतलब, देखो स्ट्रेट ने क्या किया,
एक ऐसी वाटर बॉडी है स्ट्रेट जो दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। उसी तरह इस्थमस क्या होता है? इस्थमस एक लैंड का स्ट्रिप है जो दो लैंड को जोड़ता है, जैसे कि एडम्स ब्रिज है ना। अब ये दुनिया का अकेला इलाका तो है नहीं ऐसा जो कि दो लैंड को जोड़ रहा हो, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। उनमें से सबसे फेमस कौन सा है ग्लोबली? ग्लोबली सबसे फेमस कौन सा है? इंडिया में तो एडम्स ब्रिज है, राम सेतु। ग्लोबली है पैनामा कैनल, क्योंकि देखो नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, राइट, और उन दोनों को जोड़ता है पैनामा, इस्थमस ऑफ पैनामा। उसी को पार करने के लिए, क्योंकि पहले जब यहाँ पे कैनल नहीं बनी थी तो यहाँ पे समुद्र पे पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर काट के यहाँ पे इनको अमेरिका वालों को इस तरह से घूम के जाना पड़ता था शिप्स को, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे कैनल बना दी तो इसलिए वो यहीं से शिप्स चले जाते हैं। ठीक है ना। तो पैनामा कैनल क्या है? पैनामा कैनल जो है वो पैनामा इस्थमस के ऊपर बनाई गई एक कैनल है। तो इस्थमस के दो एग्जांपल आ गए हमारे पास, एक तो राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज, और दूसरा एग्जांपल आ गया पैनामा का। और स्ट्रेट के दो एग्जांपल हो गए, पाल्क स्ट्रेट और गिब्राल्टर स्ट्रेट। तो पहले चैप्टर में इतना ही था, ये पहले चैप्टर के नोट्स थे, और कल दूसरे चैप्टर के नोट्स आएंगे, राइट। एंड ये सारी चीजें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो हर रोज जो है 15 मिनट से आधे घंटे की क्लास आएगी। तो इस हिसाब से हम फटाफट जो है काफी सारी एनसीईआरटीज एंड जो बेसिक बुक्स हैं, राइट, प्रीलिम्स के हिसाब से हम इस तरह से फटाफट टेबल बना बना के उनके सारे नोट्स वगैरह लर्न कर लेंगे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 2, ये नोट्स हैं पूरे, ठीक है ना। तो चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है कि 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स और 6 फिजिकल डिविजन्स, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल। तो 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स को पहले डिस्कस करेंगे हम, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। उसके बाद जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, एक और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर भी डेक्कन प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि अर्थ की एज कितनी है। ये सारे नोट्स सिंपली एनसीईआरटी से हैं, तो ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज को ध्यान से सुनना। अर्थ की एज कितनी है? 4600 मिलियन ईयर्स। मिलियन को अगर लाख में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करो 4600 को तो क्या आएगा? 10 से डिवाइड करोगे तो 460, ठीक है। तो अर्थ की एज है 460 करोड़ साल। अर्थ ऐसी जैसे है ऐसी कैसे बनी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये क्या होते हैं? एक सेकेंड। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उनकी वजह से बने, राइट। पहाड़ क्यों बने हैं? अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही थी इसलिए पहाड़ बने हैं। वोल्केनो क्यों बनी? अर्थ के अंदर की मूवमेंट की वजह से। ये सारी एंडो, अंदर, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, पहाड़ बन गया, लेकिन जब बारिश हुई तो फिर धीरे धीरे पहाड़ इरोड हो गया, उससे सेडिमेंट्स आके लो लाइंग एरियाज में बस गए, ठीक है ना, उससे प्लेन्स बन गए, डेल्टास बन गए, रॉक की वेदरिंग हो रही है, तो वो सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही फोर्सेस साथ में काम करती हैं। और इंडिया पहले कौन सी प्लेट का पार्ट थी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है पैंजिया था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, उसमें से फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सारी प्लेट्स, अफ्रीका सब टूट गए और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ इस तरह से बढ़ने लग गए, एंड फाइनली इंडिया एशिया से टकराया और हिमालयास बने, राइट। अब आपकी एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है कि इंडिया की 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसे बना उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप देखो तो हम इस सब कॉन्टिनेंट के 3 मेन पार्ट्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस हिस्ट्री में मत जाओ, रैदर प्रेजेंट में जाओ कि आज हमें इंडिया के कौन से फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हो जाएंगी 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हम उसी हिसाब से उसी क्रोनोलॉजी में चीजों को पढ़ेंगे। अब इसको याद कैसे रखोगे? ये क्या रटना पड़ेगा? नहीं, लॉजिकली सोचो, ये 3 चीजें ही क्यों हैं और एनसीईआरटी में यही 3 सीक्वेंस, यही पर्टिकुलर सीक्वेंस क्यों दिया हुआ है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन का? क्योंकि इंडिया पहले जो डेक्कन एरिया है ना, सिर्फ यही था, राइट। भाई जैसे हमें इंडिया ऐसे पता है तो ये पूरी इंडिया की शेप नहीं थी पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, सिर्फ ये पेनिनसुलर वाला हिस्सा था। ये हिस्सा पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा जाकर टकराया हिमालय से, जिससे हिमालयास बने, मतलब एशिया से टकराया जिससे हिमालयास बने, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो एक बार, सिर्फ ये हिस्सा था, ये आया इधर, बीच में टेथिस ओशियन था,
यहाँ पे पहले वोल्केनोज वगैरह थे, क्योंकि जो ओशियानिक प्लेट थी, ओशियानिक प्लेट एशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, जिससे यहाँ पे वोल्केनोज थे। लेकिन उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, ठीक है, उससे यहाँ पे हिमालयस बन गए, इसीलिए हिमालय से वोल्केनो भी नहीं है। तो जब ये पेनिनसुलर प्लेटू टकराया इससे, तो पहले हमारी जियोलॉजिकल डिवीजन होगी पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। टकराने से क्या हुआ, टकराने से हिमालयस बने, तो दूसरी डिवीजन हो गई हमारी हिमालयस। फिर जब हिमालयस बने, वो मिट्टी थी ना, एक तरीके से जमीन में मिट्टी थी बहुत सारी, जब मिट्टी आपस में दब गई और ऊपर उठ गई, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के हिमालयस बने हुए हैं, इसलिए काफी लूज है, इसलिए उनमें अक्सर लैंडस्लाइड्स आती रहती हैं, ज्यादा ठोस पत्थर नहीं है हिमालयस में, है ना। तो फिर जब बारिश होगी इतनी ज्यादा, उनकी हाइट की वजह से ग्लेशियर्स जम जाएंगे, पानी जम जाएगा, वो पिघलेगा, रिवर्स अपने सेडिमेंट लाएंगी, तो वो सेडिमेंट ये जो प्लेन वाले एरिया है यहाँ पे लाके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगी। तो ये बन गया हमारा तीसरा फीचर। तो पहला फीचर क्या था, पेनिनसुलर प्लेटू, दूसरा फीचर है हिमालयास, और फिर तीसरा फीचर लॉजिकली क्या हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और यही तीन हो गए हमारे बेस्ड ऑन फॉर्मेशन जियोलॉजिकल डिविजन्स, राइट। फिजिकल फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स जैसे आपको इंडिया में दिखता है कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फिर उनके नीचे प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड ग्रुप्स। ठीक, सिंपल सी चीज है। अब हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो जियोलॉजिकल डिविजन्स में सबसे पहला कौन सा आया, पेनिनसुलर ब्लॉक। Which geological division has stood like a rigid block since the Cambrian period? Okay, कैम्ब्रियन पीरियड कब था, लगभग 50 करोड़ साल पहले। अब आपको इंडिया की मूवमेंट पता है, कैसी मूवमेंट, ये देखो, करीब 25 करोड़ साल पहले ये स्थिति थी, ये 200 करोड़ साल पहले, सॉरी 20 करोड़, ये 25 करोड़, 20 करोड़, और ये 6.5 करोड़ साल पहले करीब इंडिया जो है एशिया के काफी पास आ गया था, और ये प्रेजेंट डे है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड मतलब 50 करोड़ साल पहले, तो 50 करोड़ साल पहले मतलब इससे भी पुराना, राइट। तो यानी कि इससे भी पुराना, यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। हमें पता भी हिमालयस कब बने, हिमालयस बने 5-6 करोड़ साल पहले, क्वेश्चन में है 50 करोड़ साल पहले। जब हिमालयस 5 करोड़ साल पहले बने, हिमालयस 5 करोड़ साल पहले बने, और क्वेश्चन में दिया है कैम्ब्रियन पीरियड यानी कि 50 करोड़ साल पहले, तो ऑब्वियसली उस टाइम ना तो हिमालयस थे, ना ही नॉर्दर्न प्लेन्स थे, कुछ भी नहीं था उस टाइम, तो सिर्फ एक पेनिनसुलर ब्लॉक था जो कि इसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है ना। तो इसलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो कौन सी जियोलॉजिकल डिवीजन है जो 50 करोड़ साल से एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ी हुई है आज भी, वो है पेनिनसुलर ब्लॉक, राइट। अगर आप ईयर में भी कंफ्यूज हो रहे हो, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है यार, हिमालयस जो है वो रिजिड ब्लॉक नहीं है, हिमालयस तो काफी फ्लेक्सिबल है, वो आज भी बढ़ रहे हैं, है ना। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कोई ब्लॉक नहीं है, वो तो एलुवियल डिपॉजिट है, कहीं पे बहुत ज्यादा मिट्टी गिर गई तो मिट्टी है बहुत सारी, बहुत बड़े स्केल पे। हमें इंसानों को लग रहा है कि मतलब कि ये जमीन है पूरी, बट एक्चुअली मिट्टी गिरी हुई है सारी, ठीक है ना। तो दैट इज एलुवियल प्लान, एलुवियल डिपॉजिट्स। पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री क्या है, तो ये बाउंड्री आपकी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, राइट। कच्छ से लेके अरावली रेंज, यमुना गंगा, राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा, ठीक है। तो ये जो लाइन खिंची हुई है ये आपके पेनिनसुलर प्लेटू के, ये नीचे सारा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से ये अरावली रेंज है, तो इसको टच करते हुए ये गंगा यमुना बह रही हैं, इनको टच करते हुए नीचे जो है ये राजमहल हिल्स है, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, और फिर ये गंगा का डेल्टा आ गया, राइट। क्योंकि यही वो हिस्सा है जो जाके टकराया था हिमालय से, यहाँ पे हिमालयस बन गए, उनसे सारी एलुवियल डिपॉजिट वगैरह आई, रिवर्स सिल्ट लाई, और वो सारी सिल्ट यहाँ पे जमा हो गई, जिससे कि यहाँ पे प्लेन्स बन गए। सिंपल है। नॉर्दर्न एक्सटेंशन, वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, राजस्थान में, और नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है कार्बी एंगलोंग और मेघालय, ठीक है। तो फिर इस पेनिनसुलर प्लेटू का यहाँ पे वेस्ट में एक्सटेंशन कौन सा हो गया, थार डेजर्ट हो गया, और यहाँ पे एक तो हो गया मेघालय प्लेटू, राइट, और यहाँ पे है कार्बी एंगलोंग असम में, ठीक है। तो ये इसी के एक्सटेंशन है। अभी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कि ये जो पूरा हिस्सा है ये भी एक तरह से पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट था,
ये हिस्सा भी थोड़ा बहुत पेनिनसुला प्लेटू का ही पार्ट था, लेकिन जब ये टक्कर हुई तो उससे ये हिस्सा थोड़ा टूट गया, बीच में गैप बन गया, राइट। तो जो बीच में गैप बना यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इस वाले हिस्से में, इसको कहते हैं मालडा गैप, मालडा फॉल्ट। और जैसे कि बाकी सारे एरियाज में भी नदियों ने सारा सिल्ट लाके डिपॉजिट कर दिया, उसी तरह मालडा फॉल्ट के ऊपर भी नदियों ने सारा सिल्ट डिपॉजिट कर दिया, ठीक। तो मालडा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि व्हाट सेपरेट्स मेघालय फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। ये मेघालय, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, बीच में मालडा फॉल्ट। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से पेनिनसुला की जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है? एंशिएंट ग्रेनाइट एंड ग्नीस रॉक। बड़ा आसान है याद करना। ये आपने देखा होगा ना, ये किचन में कई जगह पत्थर लगे होते हैं ग्रेनाइट के, जिसमें दाने दाने होते हैं, ये ग्रेनाइट है, ठीक है। फटाफट रॉक साइकिल को रिवाइज करो। जैसे मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा जब जम जाता है तो क्या बनते हैं? इग्नियस रॉक, राइट। तो ग्रेनाइट, ये जो ग्रेनाइट है ये एक इग्नियस रॉक है। तो अपनी किचन में जाके देखो, जो आपको ग्रेनाइट दिख रहा है ना, वो एक्चुअली इग्नियस रॉक है। हम लोगों ने उसकी माइनिंग कर करके उसको काट काट के अपने किचन में लगा लिया है। ये जमा हुआ लावा है, जमा हुआ मैग्मा है, राइट। जब ये पृथ्वी के सरफेस पे पड़ा रहता है, इसकी वेदरिंग इरोजन होता है, चूरे चूरे हो जाते हैं इसके, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। जब वो सेडिमेंट्स कंप्रेस होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, राइट। और जब भी किसी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगाया जाता है, अर्थ कई हजारों सालों तक हीट एंड प्रेशर लगाती रहती है इन पत्थरों के ऊपर, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, राइट। तो ऐसे ये ग्रेनाइट था पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब इस ग्रेनाइट पे अगर बहुत टाइम तक प्रेशर लगता रहा तो ये आपस में थोड़े बहुत जिनमें लेयर्स आ जाएंगी इस तरह से। ये आपको लेयर्स दिख रही हैं इसमें। तो ये है ग्नीस। ग्नीस जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, ठीक है। फर्क समझ गए आप? तो ग्रेनाइट में क्या है, ग्रेनाइट काफी ऐसे कोर्स दाने दाने होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो ग्नीज होता है उसमें इस तरह के बैंड्स होते हैं। तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे बीच में लावा वगैरह निकला था जब इंडिया नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, क्योंकि बीच में क्या था, वो तो ना अर्थ के नीचे से हॉटस्पॉट था एक, तो हॉटस्पॉट की वजह से यहाँ पे पूरे डेक्कन में सारा लावा फैल गया था। तो लावा फैला तो उसे इग्नियस रॉक्स बन गए, एंड इग्नियस रॉक्स जब काफी टाइम तक उन पे हीट एंड प्रेशर लगा तो उनमें से कुछ ग्नीस बन गए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। फिर अगला क्या है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ फीचर्स फॉर्म्ड बाय वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग ऑफ पेनिनसुला। ब्लॉक फॉल्टिंग क्या होती है भाई? जैसे अर्थ, एक तो होता है कि भी एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई तो माउंटेन्स फॉर्म हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि मान लो कि माउंटेन्स वगैरह नहीं फॉर्म हुए, रादर इस तरह से प्लेट बीच से टूट गई, बहुत बड़ी प्लेट है वो प्लेट बीच से टूट गई, कुछ फॉल्ट आ गया उसमें, एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया, या एक हिस्सा किसी वजह से हल्का सा ऊपर की तरफ चला गया, या फिर एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीकों की जो है फॉल्ट्स धरती में हो सकती हैं। अब ऐसे ही मान लो कि बीच में कुछ हिस्सा जो है वो नीचे धंस गया थोड़ा सा धरती का, राइट। तो फिर वहां से ऑब्वियसली कहीं पे भी पानी वानी होगा आसपास का, छोटा मोटा पानी को सारा इसमें आकर इकट्ठा होता रहेगा, तो ये अपने आप नदी बन जाएगी, राइट। तो जैसे नर्मदा और तापी हैं, वो इस तरह के फॉल्ट में, ठीक है ना, इनमें जो है वो बह रही हैं। ऐसे ही अफ्रीका है ना, ये देखो अफ्रीका मैप दिख रहा है आपको, अफ्रीका का मैप, तो यहाँ पे भी ग्रेट रिफ्ट वैली है। तो कई बार धरती में ऐसे रिफ्ट बन जाती है, ब्लॉक मूवमेंट की वजह से बीच में धरती धंस जाती है, जिसकी वजह से इस रिफ्ट के अंदर फिर नदी बहती है। नर्मदा तापी इन्हीं का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी एंड महानदी। क्वेश्चन क्या था कि ब्लॉक फॉल्टिंग की वजह से, इस तरह की ब्लॉक मूवमेंट की वजह से पेनिनसुला के अंदर क्या क्या फीचर्स फॉर्म हुए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स। अब यहाँ पे मैंने कहा कि बीच वाला हिस्सा नीचे धंस गया तो वैली बन गई है, रिफ्ट वैली, नदी बह रही है। लेकिन अगर यह हिस्सा नीचे जाने की जगह ऊपर उठ जाता तो हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन बन गए, ठीक है, क्लियर है। वॉट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर इन पेनिनसुला? रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। रेलिक्ट एंड रेजिडुअल क्या मतलब हुआ? ये भी पहले बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स थे, लेकिन
कई सालों तक इनके ऊपर इतने ज़्यादा मतलब वेदरिंग होती रही, नदी बहती रही, बारिश होती रही कि अल्टीमेटली मतलब मान लो इतना बड़ा पहाड़ था, ठीक है ना? पहाड़ झड़े जा रहे, अल्टीमेटली अंदर छोटा-सा पहाड़ बचा सिर्फ। तो जो छोटे-मोटे पहाड़ बचे हुए हैं, इनको हम कहते हैं रेलिक्ट माउंटेन्स। डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये देखो, आपको ये दोनों पहाड़ दिख रहे हैं? ये थोड़ा सूखा इलाका लग रहा है, ये अच्छा हरा-भरा लग रहा है, लेकिन नोटिस करो कि ये पहाड़ कोई बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं है। ये इंसान है यहाँ पे देखो ये, ठीक है ना? ये घर है लोगों के। ये पहाड़ी है, कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है ये। अब देखो हिमालयाज़, हिमालयाज़ बहुत ऊँचे होते हैं, बहुत ऊँचे होते हैं। कई किलोमीटर ऊँचे होते हैं, किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8 किलोमीटर ऊँचाई पे है। किलोमीटर्स नॉट मीटर्स, राइट? वैलीज़ होती हैं इनके अंदर। तो फिर ये जो है ये है रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। ये भी किसी टाइम में काफ़ी बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये झड़ चुके हैं, ऊपर की सारी इनकी परतें-वरतें हट चुकी हैं और ये छोटे-छोटे से हिल्स, छोटी-छोटी सी पहाड़ी रह गई हैं। इनको हम बोलते हैं रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। तो पेनिनसुलर इंडिया में इसीलिए कोई बहुत ऊँचे हिमालयस की तरह माउंटेन नहीं है, बल्कि रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। महेंद्रगिरी हिल ये एक्चुअली 2 जगहों पे है, ठीक है ना? एक जो तमिलनाडु में भी है उसको महेंद्रगिरी बोलते हैं, उड़ीसा वाले को महेंद्रगिरी बोलते हैं। बाकी नल्लामल्ला हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, पलकोंडा रेंज और जवदी हिल्स। जो भी चीज़ दी है उसको मैप में देखो, चीज़ें ध्यान रहेंगी। नर्मदा, तापी इस तरफ जा रही है, महानदी इस तरफ जा रही है, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। ठीक है वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या था? What is the characteristic of peninsular river valleys? Most of the river valleys are shallow with low gradient. क्या मतलब हुआ? अ, देखो पहाड़ों से जो आती हैं ना नदियाँ, ऑब्वियस ही बात है पहाड़ बहुत ऊंचा है, यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से नीचे 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 आके यहाँ पे फाइनली आ रही है, इसके बाद ये भी पहाड़ है, इसके बाद ये और नीचे जाती रहेगी नदी। तो ग्रेडियंट यानी कि स्लोप बहुत ज़्यादा है ना? और फिर इन नदियों ने देखो पहाड़ को किस तरह से काट रखा है। यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा पानी बहता होगा, ये तो बहुत कम पानी बह रहा है। तो वैलीज काफ़ी डीप हैं। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में, ये तो बात कर रहे हैं हम हिमालयाज़ की, पेनिनसुलर इंडिया में पहाड़ इतने ऊँचे हैं ही नहीं। भई पेनिनसुलर इंडिया में तो ऐसे छोटे-छोटे पहाड़ हैं ना, तो फिर क्या गहरी खाई बन सकती है यहाँ पे? भई खाई बनने के लिए पहाड़ भी तो होना चाहिए। जब पहाड़ ही ज़्यादा ऊँचा नहीं है तो गहरी खाई कहाँ से बनेगी? तो इसीलिए इन रिवर वैलीज दे आर शैलो, ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, कम गहरी होती हैं और इनमें ग्रेडियंट कम होता है। जैसे जब ऊंचा पहाड़ होगा तो बहुत ऊंचाई से नदी आएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ तो है नहीं, तो ज़्यादा ऊंचाई से नदी नहीं आती, इनका ग्रेडियंट, इनका स्लोप भी काफ़ी कम होता है। ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी नदियाँ हमारी राइट की तरफ आ रही हैं, वो बहुत सारा सेडिमेंट लोड ला रही हैं हिमालयाज़ से, क्योंकि हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। तो बहुत सारे सेडिमेंट्स नदी में आते रहते हैं और वो लाके प्लेन्स में डिपॉज़िट करती रहती हैं और प्लेन्स के बाद भी डेल्टा में भी बहुत सारा सैंड, सिल्ट सारा डिपॉज़िट हो जाता है, राइट? जिसकी वजह से इतने बढ़िया डेल्टास बन जाते हैं। तो ये हो गया डेल्टास बाय महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे जो है, ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे डेल्टास बने हुए हैं और इन डेल्टास की वजह से हम आगे पढ़ेंगे एक दिक्कत क्या आती है, ये इमरजेंट कोस्ट है, तो यहाँ पे क्योंकि सिल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम हमारे जो बड़े-बड़े सी पोर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो हमने कहा था कि 3 डिविजन्स हैं, जियोलॉजिकल, पेनिनसुलर और अगली वाली कौन सी थी? माउंटेन्स, हिमालयाज़ एंड पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरी डिवीजन हो गई इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय को पेनिनसुलर ब्लॉक से कंपैरिजन करो। पेनिनसुलर ब्लॉक तो ये था जो टकराया था, तो ये तो काफ़ी रॉक सॉलिड था, रिजिड एंड स्टेबल। लेकिन जो हिमालयाज़ है वो यंग है, रिसेंटली बने हैं, सिर्फ 5 करोड़ साल पहले बने हैं। और ये ब्लॉक तो हमारा पता नहीं 50 करोड़ 100 करोड़ सालों से ऐसी का ऐसे ही है। ये मूव हुआ एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एकदम सॉलिड ब्लॉक के तरीके से। इसके अंदर छोटी-मोटी फॉल्ट हुई हैं, हल्के बहुत क्रैक्स आए हैं इसके अंदर, लेकिन जैसा था लगभग वैसा ही है ये। लेकिन जो हिमालयज़ है वो यंग है और वीक है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं, और फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि वो अभी भी ऊपर बढ़ रहे हैं।
राइट। हिमालयस कैसे बने? टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से। हिमालयस में किस तरह की नदियां बहती हैं? फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इन देयर यूथफुल स्टेज। और आप कैसे कह रहे हो कि सर ये यूथफुल स्टेज है? इन फीचर्स की वजह से। ये जो फीचर्स हैं, गॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल, ये सब यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर को दिखाते हैं। देखो पहाड़ों में काफी स्पीड से नदी बह रही होती है। क्यों स्पीड से क्यों बह रही है? क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, ऊपर से पानी बहुत सारा आ रहा है। पहाड़ों से भी थोड़ी थोड़ी नदियां इनको ज्वाइन करती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम्स ज्वाइन करती रहती हैं। एंड क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, इसलिए नदी काफी स्पीड से नीचे बहती है। राइट। इस तरह के गॉर्जेस बन जाते हैं, आई शेप्ड वैली जैसे होते हैं, बट इनमें काफी कम रास्ता होता है बीच में। राइट। तो फिर इस तरह से गॉर्जेस बन जाते हैं, बहुत बड़ी वी शेप्ड वैली बन जाती है। ये जो नदी यहाँ पे बह रही है, आपको कम पानी दिख रहा है, एक्चुअली पहले कभी बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था, जिन्होंने इसको पहाड़ को खुरद खुरद के और यहाँ पे काफी इरोजन कर रखा है, और अपने साथ सेडिमेंट लोड नीचे ले आती है। राइट। क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। जब पानी में इस तरह के बहुत सारे बीच में पत्थर होते हैं ना, ये वाइट वाइट क्यों है बीच में? ये वाइट वाइट क्यों बना हुआ है? अगर ये बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरीके से हो, अगर ये पूरा एरिया स्विमिंग पूल की तरीके से हो, तो पानी बड़ा स्मूथली जाएगा, आपको वाइट वाइट नहीं दिखाई देगा। क्योंकि बीच में पत्थर हैं, इसलिए उनके ऊपर से जब पानी जाता है तो रैपिड्स बन जाते हैं, इनको बोलते हैं रैपिड्स। राइट। तो इसलिए जब हम कभी राफ्टिंग करने भी जाते हैं, तो बहुत कम रैपिड्स होते हैं जहां पे हमें उतारा जाता है, अदरवाइज हमेशा बोट के अंदर ही बैठाया जाता है। जहां पे रैपिड्स नहीं होते, नॉर्मल पानी होता है, स्थिर पानी होता है, वहीं पे बोट से नीचे उतारा जाता है। बिकॉज रैपिड्स में मतलब, रैपिड्स होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे पत्थर है तो आपको चोट लगने का डर रहता है। वाटरफॉल्स हैं, बिकॉज हिमालय बहुत ऊंचे हैं, तो इसलिए अक्सर यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। तो ये कुछ वो फीचर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हिमालयन रिवर्स अपनी यूथफुल स्टेज में है। ठीक। अब जब पेनिनसुलर ब्लॉक टकराया, हिमालयस बने, तो फिर सेडिमेंट आएंगे नीचे। सेडिमेंट से क्या बने? बहुत सारे प्लेन्स बन गए यहाँ पे। राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये तीन बहुत बड़ी नदियां हैं, इनके द्वारा बनाए गए प्लेन्स। तो इन प्लेन्स का जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? अभी जितनी भी हमारी खेती बाड़ी होती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे प्लेन्स इलाके हैं। इनमें बहुत गहरा, करीब 1 से 2 किलोमीटर तक अगर आप खुदाई करते रहोगे, तो आपको वही सैंड मिलती रहेगी, एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते रहेंगे, जो कई लाखों सालों से, करोड़ों सालों से यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं। ये नदियां यहाँ पे लाके डालती रहती हैं। राइट। तो इसका ओरिजिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन प्लेन्स का जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। इनका जियोलॉजिकल ओरिजिन है जियो सिंक्लिकल डिप्रेशन, सॉरी, जो कि सबसे ज्यादा था 6.5 करोड़ साल पहले, लगभग वही टाइम जब हिमालय से हमारा ये इंडिया टकरा रहा था। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली वही टाइम। एंड ये जो डिप्रेशन था, ये धीरे धीरे नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से भर गया। तो ये जियो सिंक्लिकल डिप्रेशन क्या है? इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे सोचो कि मान लो 2 ट्रेन्स थी, आपस में टकरा गई, तो एक ट्रेन थोड़ी ऊपर की तरफ, इसकी बोगीज ऊपर की तरफ जाएंगी, एक की थोड़ी नीचे की तरफ चली जाएंगी, इसको ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे हिमालय फॉर्म होते हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो यार एग्जैक्टली परफेक्ट कोलिजन तो नहीं होता। एक थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी थोड़ी नीचे की तरफ चली जाएगी, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो अभी नीचे की तरफ जाती रहेगी, तो ये अपना थोड़ा ऊपर, सॉरी, ये अपना ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठेगी, तो ये हिमालयास बन गए, ये हिमालयास बन गए। और ये हल्के से नीचे गए, आपको दिख रहा है ये अपनी नॉर्मल एलिवेशन थोड़ा नीचे हो गई, तो ये डिप्रेशन बन गया ना, डिप्रेशन बन गया ना, गड्ढा हो गया काफी लंबा सा, काफी लंबा गड्ढा हो गया। अगर इतनी लंबी प्लेट थी तो इतना लंबा यहाँ पे गड्ढा हो गया पूरा। अब जब यहाँ पे हिमालयाज बन गए और हिमालय से पानी जमा होगा, वो ग्लेशियर से नदी बड़ी स्पीड से आएगी, अपने साथ सेडिमेंट लाएगी, तो यहाँ पे जब नदी बहेगी तो पानी तो आगे निकल जाएगा और यहाँ पे सारा सेडिमेंट लोड रह जाएगा, जिसकी वजह से बन गए हमारे नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सारे प्लेन्स बन गए हैं। तो जब नदी बहुत टाइम तक बह रही है, हमें लगता है कि ये नदी है, ये नदी नहीं है। मतलब अगर ये इंडिया है, तो ये पूरा का पूरा इलाका ही, यहाँ पे इतना ज्यादा पानी बहता था पूरे इलाके में, ये हल्की फुल्की नदी नहीं होती, इस पूरे इलाके में पानी बहता था। कभी ज्यादा पानी आ तो नदी ऐसे चली गई, कभी नदी ऐसे चली गई। ये कोई सड़क थोड़ी ना कि नदी को ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करके एक ही रोड में फैलना है सिर्फ। तो नदी अपना फैलती रहती थी और हर जगह डिपॉजिट होते रहते थे। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे जो है एलुवियल
प्लेन्स बन गए। चलो ये भी हो गया। तो ये थे हमारे 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स कि किस तरह से हमारा सबकॉन्टिनेंट बना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन देखें इंडिया की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो हमें 6 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दिख रहे हैं हमें नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स, राइट। तो हम एनसीईआरटी वाली ही क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं। एनसीईआरटी में पूछा गया है कि जनरल डायरेक्शन हिमालय की क्या है। भाई ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। तो जनरल डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। दार्जिलिंग और सिक्किम में क्या डायरेक्शन है? ईस्ट वेस्ट, राइट। तो दार्जिलिंग और सिक्किम में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। और उसके बाद अरुणाचल में कैसी डायरेक्शन है? अरुणाचल में डायरेक्शन है, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गई। इसके बाद यहाँ पे नमचा बरवा है, नमचा बरवा से यहाँ से सिंटेक्सल बेंडिंग होती है और हिमालय इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कैसे हैं? ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये चीजें एनसीईआरटी में दी हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें यूपीएससी कभी भी पूछ सकते हैं इन चीजों को, कभी भी। हिमालयस की, ग्रेट हिमालयन रेंज की लेंथ कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर इस तरीके से, और जो विड्थ है वो करीब 150 से 400 किलोमीटर तक वेरी करती है। सिंपल सी चीजें है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। जब पहाड़ों से यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स बने सारे, ये जो नदियां बह रही हैं सारी, इन्होंने जो प्लेन्स बनाए हैं, इनकी बात करेंगे अब हम। इनकी लेंथ और विड्थ कितनी है? ये लगभग 3200 किलोमीटर तो इस तरह से है अप्रोक्सीमेटली। काफी लंबा इलाका है ये एक्चुअली, ये वाला इलाका भी है सारा, ठीक है ना, ये भी सारा प्लेन्स वाला ही है। एंड विड्थ जो है, यानी कि ये वाला जो इस तरह से है, विड्थ करीब 150 से 300 किलोमीटर है। मेजर जोन्स ऑफ प्लेन्स, भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स। एक सेकेंड, हाँ, तो ये है अपना, ये 3200 किलोमीटर लंबे प्लेन्स होगा ये, ठीक है। ओके, अब हिमालयस के जस्ट नीचे, शिवालिक के नीचे बहुत सारे ना ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, राइट। तो अक्सर जब नदी आती है तो वो डिवाइड हो जाती है पत्थर से, थोड़ी स्ट्रीम इधर चली गई, थोड़ी स्ट्रीम इधर चली गई, तो इन पत्थरों के बीच में कहीं ना कहीं वो नदी का जो एक स्पेसिफिक कोर्स होता है वो खो जाता है। नदी का कोर्स तो खो गया, हमें नदी दिख नहीं रही, लेकिन पानी तो बह रहा है। तो उसके बाद जो है पत्थर खत्म होते हैं, और जब नॉर्मल प्लेन जमीन आती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर वो मॉइस्चर जो है जमीन का सारा बाहर आ जाता है, और फिर ये धीरे धीरे नदियां बन जाती हैं। तो तराई रीजन में जो है नदियां फिर से जमीन से बाहर आ जाती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको जगह मिलती रहती है, उनका इनिशियली कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता, बट धीरे धीरे उनका फिर प्रॉपर कोर्स बन जाता है, ठीक है। सारी नदियों का नहीं, बट कई नदियों का इस तरीके से होता है। जैसे गंगा यमुना है, तो उनको तो हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिकली इतनी दूर से आ रही हैं वो, यमुनोत्री से, गंगोत्री से। बट जो बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं वो अक्सर इस तरह से भाबर में चली जाती हैं, फिर तराई से बाहर आती हैं, राइट। तो रिवर्स डिसअपियर इन भाबर, और तराई बेल्ट में क्या होता है? तराई बेल्ट में वो री इमर्ज होती हैं, यहाँ पे काफी स्वैम्पी कंडीशंस होती हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्ली डिमार्केटेड रिवर चैनल नहीं होता है। अब जो नदियां यहाँ पे अपना सारा लोड, सारे सेडिमेंट्स डाल रही थी, तो कुछ सेडिमेंट जो नदी के दूर चाहे, क्योंकि पहले नदी यहाँ पे भी बह रही थी, सारे इलाके में नदी बह रही थी, राइट। लेकिन अब जो है, अब नदी इस छोटे से इलाके में बह रही है, तो यानी कि जिस इलाके में नदी पिछले कुछ 100,000 साल से बह रही है, उस एरिया में जो डिपॉजिट्स हैं वो नए नए डिपॉजिट्स हैं, उनको बोलेंगे खांदर, खादर, ठीक है। और जो दूर वाले डिपॉजिट्स हैं, यानी कि बहुत लाखों साल पहले नदी यहां तक बहती थी, उसको बोलेंगे भांगर, ठीक है। तो भांगर क्या है? वो पुराना एलुवियल डिपॉजिट है, खादर जो है वो नया एलुवियल डिपॉजिट है। अब एलुवियल प्लेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इन एलुवियल प्लेन्स में, नदी के आसपास वाले इलाकों में हमें किस तरह की चीजें दिखाई देती हैं? हमें सैंड बार, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स और ब्रेडेड चैनल्स जैसे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। ये क्या है? सैंड बार। कहीं कहीं पे इस तरह से बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठी हो जाती है। अगर आपने दिल्ली में यमुना के ऊपर से ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना, तो आपको दिखता होगा कि जब यमुना का पानी नीचे हो जाता है तो बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स दिखने लग जाते हैं, उन पर पेड़ वेड़ उग जाते हैं, राइट। और जब जुलाई का महीना होता है तो पूरा ही एरिया डूब जाता है पानी से, राइट। दीज आर कॉल्ड एज स्मॉल सैंड बार्स। ये कभी कभी बहुत बड़े भी होते हैं।
ये क्या हो रहा है? मियांडरिंग ऑफ द रिवर। ये यूथफुल स्टेज में नहीं होता। जब नदी पहाड़ों से नीचे आ गई और प्लेन्स में जा रही है, तो पहले जब बहुत ज्यादा पानी होता था तो शायद नदी ऐसे बहती थी। अब नदी को जहां जहां मौका मिल रहा है वहां पे जा रही है। होता क्या है कि मान लो नदी ऐसे बेंड हो रही है, तो जब नदी ऐसे बेंड होती है तो जो आउटर रीजन है वहां पे स्पीड ज्यादा है, तो वहां पे इरोजन होता है। और जो अंदर वाली साइड है यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होता रहता है। अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो इलाका, मतलब मान लो ऐसे था कर्व, ये कर्व ऐसे ना होके और इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा, है ना? तो यानी कि जो बेंड्स है ये और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। जब ये बेंड्स और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं तो क्या होगा? अल्टीमेटली नदी पहले ऐसे जाके, देखो, नदी पहले ऐसे जाके ऐसे घूम घूम के आती थी। अगली बार कोई बहुत ज्यादा बारिश हो गई, राइट, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो गया, तो नदी को यहाँ पे पानी मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है जाने का, तो नदी फिर यहीं से मुड़ जाती है। अब ये क्या रह गया? ये छोटा सा लेक रह गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। और ये आसानी से सूखेगा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ नदी दिखाई दे रही है, लेकिन आसपास के लैंड में तो सारा पानी जा रहा है ना, तो ग्राउंड वाटर से यहाँ पे मॉइस्चर जा रहा है, तो ऑक्सबो लेक इतनी आसानी से सूखते भी नहीं है। ठीक, इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि नदी जैसे ऐसे जा रही थी और उसको डायरेक्ट रास्ता मिल गया, यहाँ पे सिल्ट वगैरह जमा हो गई थी, ये ऑक्सबो लेक बन गया, और अब नदी, सॉरी, और अब नदी सीधी बहती है। ये हो गए ब्रेडेड चैनल्स। जैसा को बताया मैंने कि यहाँ पे सैंड बार्स होते हैं, सॉरी, सैंड बार्स होते हैं, है ना? तो इस तरह से अगर आप ऊपर ड्रोन से देखोगे और यहाँ पे बहुत सारे सैंड बार्स होंगे, बहुत ज्यादा सिल्ट होगी, तो नदी को जहां जहां बीच में थोड़ा थोड़ी जगह मिलेगी वहां से बहती रहेगी, राइट? सो दिस लुक्स लाइक अ ब्रेडेड चैनल, कि सारा एलुवियल डिपॉजिट है और बीच बीच में जहां जहां से पानी मिल रहा है वहां वहां नदी बह रही है, ब्रेडेड चैनल्स। ये हो गए आइलैंड्स, कि नदी के बीच में भी कई बार इस तरह के आइलैंड्स बन जाते हैं। जो माजुली है ब्रह्मपुत्रा पे, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा आइलैंड है। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ऐसे घूमती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाने से पहले भी एक 90 डिग्री का टर्न लेती है लेफ्ट की तरफ। ये क्या जगह है? ये कौन सी जगह है? ये है असम का दुबरी, दुबरी इलाका। ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पे सब, ठीक है। 90 डिग्री साउथवर्ड मुड़ने से पहले ब्रह्मपुत्रा जो है वो दुबरी से 90 डिग्री पे लेफ्ट तरफ मुड़ती है। ब्रह्मपुत्र की डायरेक्शन क्या है इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, इस तरह से, ठीक है, सॉरी। विच रीजन इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव रिवर इन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स? ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, बताया ना कि जैसे माजुली आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में काफी ज्यादा इस तरह की सिल्ट वगैरह आती है एंड बहुत ज्यादा मियांडरिंग होती है, बहुत ज्यादा रिवर आइलैंड से बने हुए हैं उसमें। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। जनरल एलिवेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स कितना है? 50 से 150 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको लर्न कर लो। फिर हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। तो ये इंडिया का जो है वो वाटर डिवाइड है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये इंडस रिवर सिस्टम एक अलग सिस्टम है ना, और जो गंगा वाला सिस्टम आ रहा है ये पूरा दूसरा अलग सिस्टम है, रिवर सिस्टम। तो इनके बीच में आप ये कह सकते हो कि इधर की नदियां इधर नहीं आ रही, इधर की नदियां उधर नहीं जा रही, ठीक है ना। इधर का पानी अपना इधर पूरा ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे जो भी पानी होता है वो इस तरफ ड्रेन हो रहा है, ऐसा नहीं कि इधर का पानी उधर जा रहा है, उधर का इधर आ रहा हो, राइट। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। तो ये जो इलाका है जनरली हरियाणा और दिल्ली के आसपास का इलाका है। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। तो थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू। हमने पहले माउंटेन्स डिस्कस कर लिए थे, प्लेन्स डिस्कस कर लिए, अब हमारे पेनिनसुलर प्लेटू पे हम बात कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, जो कि टोटल 6 हैं। 6 में से हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पेनिनसुलर प्लेटू आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड। तो पेनिनसुलर प्लेटू के भी मेनली 3 पार्ट्स हैं, राइट। हमने बताया था ना कि इस तरह से ये जो इलाका है अप्रोक्सीमेटली, ये इलाका सारा नीचे का पेनिनसुलर प्लेटू है। इस पेनिनसुलर प्लेटू को भी हमने 3 मेन डिविजन्स करी हैं। एक हो गया डेक्कन, डेक्कन प्लेटू, ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, और ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है ये पेनिनसुलर प्लेटू से किस वजह से टूट गया? बीच में माल्डा फॉल्ट से, माल्डा फॉल्ट से टूटा हुआ है, ठीक है। तो 3 हिस्से क्या हो गए? डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट का प्लेटू।
ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जनरल फीचर्स पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में कुछ जनरल बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। इसका जनरल एलिवेशन क्या है? नदियों से करीब 150 मीटर ऊंचाई से लेके करीब 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक ये प्लेटू एग्जिस्ट करता है। इसके आउटर एक्सटेंट क्या है? वेस्ट में गिर, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल्स और साउथ में कार्डामन हिल्स। जो राजमहल हिल्स है वो यहाँ पे है, ठीक है, एकदम झारखंड में यहाँ पे। और यहाँ पे गिर हो गया, यहाँ पे दिल्ली रिज हो गई, राइट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट में राजमहल हिल्स और साउथ में यहाँ पे कार्डामन हिल्स। ठीक है, यहाँ पे कार्डामन हिल्स हो गए। ओके, व्हाट इज अ जनरल एलिवेशन स्लोप ऑफ द प्लेटू? जनरल एलिवेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ध्यान रखो ना, नदियां कैसे बहती हैं, मैक्सिमम नदियां जो है वो इस तरफ बहती हैं, तो यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे ढलान है, इस तरह से, राइट। जो कुछ नदियां इस तरफ बहती हैं वो एक्सेप्शनल है, जैसे नर्मदा, तापी, वो जनरली क्योंकि फॉल्ट में बहती हैं इस वजह से, रिफ्ट वैली में बहती हैं वो। अदरवाइज जो जनरल स्लोप है, जनरल स्लोप इस तरफ है। इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ दिस रीजन, टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू में किस तरह की चीजें देखी जाती हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू में आपको कुछ इस तरह के फ्री स्टैंडिंग रॉक लग जाएंगे, और ये बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। इंसान तो छोटा सा होगा यहाँ पे, है ना, इतने बड़े पत्थर किसने लगाए? कोई बंदा स्टोरी बना देगा कि पहले एक सुपर ह्यूमन रहता था, या कुछ इस तरह के लोग रहते थे, एलियंस आए थे, उन्होंने ये पत्थर रख दिए थे क्योंकि इंसान के बस की नहीं था रखना। ऐसा कुछ भी नहीं, सारे जियोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं कि जो रीजन है, मतलब किसी वजह से चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत अजीब सी चीज नहीं है। इनको बोलते हैं टॉर्स, TORS, टॉर्स। ब्लॉक माउंटेन बता दिया मैंने आपको कि धरती ऐसे थी, बीच वाला हिस्सा अगर ऊपर की तरफ उठ गया तो ब्लॉक माउंटेन बन गया, अगर नीचे की तरफ धस गया तो रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है। स्पर्स, पहाड़ था, देखो मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ में यहाँ पे फुंसी हो गई उसको, ठीक है ना, ये पहाड़ की उंगली निकल रही है बाहर ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्स। एज सिंपल एज स्टार्ट, ठीक। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स एंड क्वार्टजाइट डाइक्स। डाइक्स क्या होते हैं? जैसे नीचे से मैग्मा निकल रहा होता है, राइट, तो जब मैग्मा को कोई हॉरिजॉन्टल जगह मिलती है, उसमें जाके मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो सिल बन जाती है। जैसे गांव में किसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर सिल डालते थे ना, सिल से छत बनाते थे, तो सिल है, ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर एक वर्टिकल कॉलम हो तो डाइक होता है, उसको डाइक बोल देते हैं। जैसे इस फोटो में दिख रहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल जगह थी, यहाँ पे लावा गया, मैग्मा गया, जम गया, तो सिल बन गई, और जो वर्टिकल है उसको बोल दिया डाइक। ठीक है। विच फॉल्ट इज नोन एज रिकरेंट, इज नोन फॉर रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज? भीम फॉल्ट। देखो हमने कहा कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये आके टकराया था यहाँ पे, तो ये काफी सॉलिड ब्लॉक की तरीके से है, लेकिन ब्लॉक में भी कुछ दरारें तो आ ही जाती हैं, घर की दीवारों में दरारें आ जाती हैं भाई, है ना, ये तो धरती है फिर भी। तो यहाँ पे जो एक जगह है उसको बोलते हैं भीम फॉल्ट, लगभग इस तरह से जा रही है, और इस फॉल्ट में ही भीम रिवर भी बहती है, ठीक है, नॉर्दर्न कर्नाटका के आसपास से इस तरफ ईस्ट की तरफ हो जाती है, राइट, तो ये भीम फॉल्ट है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रेवीन्स एंड गॉर्जेस इन द नॉर्थ वेस्ट, चंबल, भिंड एंड मुरैना। ये आपको याद रखना है, चंबल, भिंड एंड मुरैना। तो बेसिकली क्या है कि मान लो किसी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो जमीन में इस तरह के छोटे छोटे रास्ते बन जाएंगे, है ना, इरोजन होगा, वाटर इरोजन होगा, इस तरह के रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि रिल्स जब काफी टाइम तक ये पानी बहता रहेगा तो ऑब्वियसली ये थोड़े और वाइडन हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे, तो इस तरह की गली बन जाएंगी पानी के बहने से, इरोजन की वजह से। और जब ये कई हजारों सालों तक और बारिश होती रहेगी तो अल्टीमेटली ये जमीन पूरी रेवाइंस की तरह दिखेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी या फिर रेवाइंस। तो पहले होता है स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, रिल्स, गली, और फिर फाइनली रेवाइंस। इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं आपकी बुक के अंदर? चंबल, भिंड एंड मुरैना, ठीक। तो ये हमने बात करी पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की इन जनरल। अब इस प्लेटू के तीन हिस्से हैं, डेक्कन,
सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट। अब हम एक एक करके इन तीनों को भी देखेंगे एंड हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में सारी चीजें दी हुई हैं। जस्ट बिकॉज आप लोग पढ़ते नहीं, आपको लगता है कि एनसीईआरटी बड़ी हल्की है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं डेक्कन प्लाटू की, ठीक है, डेक्कन प्लाटू की, कितना सा एरिया ये। तो इसकी बाउंड्री क्या है, वेस्ट में आ गए वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, नॉर्थ में हो गए सतपुरा रेंज, महादेव रेंज और माइकल रेंज, राइट। और साउथ में यहाँ पे दो हिल्स हैं, कौन कौन से हिल्स हैं ये है अनाईमुदी और डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट्स का या ये कह लो पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे ऊंचा पर्वत है अनाईमुदी, जो कि केरला में है, और नंबर 2 पे आता है डोडा बेटा। ये है अनाईमुडी, नीचे वाला अनाईमुडी है, ये केरला में है। और देखो ये जो है ये बॉर्डर जा रही है तमिलनाडु की, तो यहाँ पे तमिलनाडु की बॉर्डर के अंदर है डोडा बेटा, ठीक। तो अनाईमुदी नंबर 1 और डोडा बेटा नंबर 2। अब वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो तो भाई यहां से लेके गुजरात से लेके और यहाँ पे ऐसे हर जगह फैले हुए हैं तमिलनाडु तक, राइट। तो अब यहाँ पे इन हिल्स को कुछ और कहेंगे, यहाँ पे इन हिल्स को कुछ और कहेंगे, यहाँ पे इन पर्वतों को कुछ और कहेंगे, तो सबके अलग अलग लोकल लोकल नाम है। तो महाराष्ट्र में इनको बोलते हैं सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री, अनामलाई हिल्स, कार्डामन हिल्स, ये सभी के सभी वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, उनके छोटे छोटे हिल्स हैं बीच बीच में, ठीक है ना। देखो भगवान ने तो एक बड़े हिल बनाए हैं और हमने कह दिया भाई इस इलाके में इसको हम ये बोलेंगे, इस इलाके में इसको ये बोलेंगे, हर जगह के अपने लोकल नाम होते हैं, ये वो सारे लोकल नाम है। एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स क्या है, एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स है 1500 मीटर और इनकी हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। वैसे ही पता है आपको भाई गुजरात में वेस्टर्न घाट्स है क्या, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा ऊंचे नहीं है। और सबसे ऊंचे पर्वत यहाँ पे कहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी तो देखा हमने कि साउथ में सबसे ऊंचे पर्वत। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती रहती है। एंड इन जनरल वेस्टर्न घाट्स की हाइट ईस्टर्न घाट्स की हाइट के मुकाबले ज्यादा ऊंची है। वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है, लगातार इस तरह से पहाड़ है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में पहाड़, फिर बीच में गैप, फिर कुछ पहाड़, फिर बीच में गैप, फिर कुछ पहाड़, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स नीचे भी हैं एंड उनमें काफी गैप्स भी हैं। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, गैप्स बहुत कम है एंड ये काफी ऊंचे हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाली बात हो गई। और क्या है ये बता दिया, ठीक है। डिसकंटिन्यूड जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकंटिन्यूअस है, लो हिल्स हैं जिनको रिवर्स ने काफी इरोड कर दिया है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में, राइट। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं आपस में, ये वो रिवर्स हो गई, ठीक है। अब हम बात कर, अभी तक हमने बात करी अभी हमने बात करी थी डेक्कन प्लेटू की। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स की एलिवेशन क्या है, 700 से 1000 मीटर। दे स्लोप टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इनका इस तरफ जो है झुकाव है, थोड़ा सा स्लोप इस तरफ जा रही है। वेस्टर्न बाउंड्री क्या है, अरावली, और सदर्न बाउंड्री सतपुरा। ये है सेंट्रल हाईलैंड, राइट। तो यहां पे बाउंड्री होगी अरावली और यहां पे हो गई सतपुरा, ठीक। सतपुरा कैसे माउंटेन्स है, रेलिक्ट माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन किया था ना इसमें कि बहुत ऊंचे पर्वत और बहुत नीचे पर्वत, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। हिमालयस बहुत ऊंचे हैं, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू के सारे जो माउंटेन्स है वो रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। राजस्थान में कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो पाए जाते हैं वो है मार्बल, स्लेट, ग्नीज और क्वार्ट्जाइट, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान बेसिकली हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज सेंट्रल हाईलैंड्स का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पे राजस्थान साइड में भी आता है। और जैसलमेर के पास जो सैंड ड्यून्स देखे जाते हैं अक्सर वो क्या किस शेप में होते हैं, बर्चन्स की शेप में। बर्चन्स मीन्स इस तरह से क्रेसेंट शेप्ड, जैसे आधा चांद होता है इस तरह से।
वेयर डू मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना ओरिजिनेट? विंध्यास एंड कैमूर रेंज में। ये विंध्या रेंज है पहाड़ों की, ये कैमूर रेंज है, राइट। यहां से जो है काफी ज्यादा नदियां वगैरह जाती हैं यमुना के ट्रिब्यूटरीज। चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बानस। देखो ये जो है ना, ये चंबल नदी जा रही है और ये जा रही है बानस नदी। तो बानस नदी जो है वो चंबल नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। टू एक्सटेंशंस ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, जैसलमेर इन द वेस्ट एंड राजमहल हिल्स इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स के दो एक्सटेंशन क्या हैं? जैसलमेर इन द वेस्ट एंड ये जो है राजमहल हिल्स इन द ईस्ट। और राजमहल हिल्स के नीचे कौन सा एरिया है जो मिनरल रिच है काफी? छोटा नागपुर प्लेटू। ये राजमहल हिल्स है और इनके नीचे यहाँ पे जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू, जो काफी आयरन और कोल इन चीजों में काफी रिच एरिया है। अब तीसरा हमारा हिस्सा आ गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है, तो तीन हिस्से थे पेनिनसुलर प्लेटू के। डेक्कन पहले डिस्कस किया, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स डिस्कस किया अभी, और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है? ये तो हो गया आपके राजमहल हिल्स। यहाँ पे है मालदा फॉल्ट, MALDA, मालदा फॉल्ट। ये है मेघालय प्लेटू, ये है करबी एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, और मेघालय में भी गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तो करबी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू कैसे टूट गया भाई? जब स्पीड से आके दो ट्रेन के बीच में टक्कर हुई, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में टक्कर हुई, ठीक है ना, उस टक्कर की वजह से बीच में फॉल्ट क्रिएट हुआ और ये हिस्सा अलग हो गया पेनिनसुलर प्लेटू से। लेकिन ये है वैसे उसी का हिस्सा। तो बीच में जो फॉल्ट बन गया वो है मालदा फॉल्ट, और धीरे धीरे इस फॉल्ट में जो भी डिप्रेशन आया उसमें सारे एलुवियल प्लेन्स आके डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से पूरा बढ़िया प्लेन बन गया। मेघालय प्लेटू के तीन हिस्से हैं। मेघालय प्लेटू में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, सिलीमेंटी, लाइमस्टोन और यूरेनियम भी है यहाँ पे। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न क्या है मेघालय प्लेटू में? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चिरापुंजी, मौसिनराम, ये सब यहीं पे है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? देखो ये जो इलाका ना बांग्लादेश का मोस्टली प्लेन्स हैं, तो जब जो भी बादल आएंगे पहाड़ से टकराएंगे तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल होगी, इसलिए इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो चिरापुंजी, मौसिनराम है, ठीक है ना, इनमें पूरे साल बारिश होती रहती है। मतलब बचपन में ऐसा सुना था, है ना, तुझे पता है बहुत बारिश होती है भाई, वहां तो रोज ही बारिश होती रहती है। वो टोटली गलत है, झूठ है, मिसकंसेप्शन है। जब मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है, तब यहाँ पे हद से ज्यादा बारिश होती है, हद से ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जब सूखा पड़ता है, जब मॉनसून नहीं होता, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, काफी सूखा रहता है। ठीक है, तो ज्यादातर रेन साउथ वेस्ट मानसून में आती है। यहाँ पे बेयर रॉकी सरफेस है जिसमें कोई वेजिटेशन, परमानेंट वेजिटेशन नहीं है। तो आपने देखा होगा मेघालय में इस तरह के लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं, खूब अच्छी हरियाली है। लेकिन ये वो इलाका है जो थोड़ा नीचे लोअर एलिवेशन पे, थोड़ा खाई में है। ठीक है ना, जो अपर प्लाटू वाले एरिया होते हैं वहां पे अक्सर इस तरह से ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, बैरन रॉक होता है। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती है मॉनसून के टाइम पे कि जो भी सॉइल होता है वो सारा इरोड हो जाता है। तो वाटर इरोजन की वजह से यहाँ पे सॉइल ज्यादा रहता ही नहीं है, राइट। हालांकि फिर भी काफी ग्रीनरी है बिकॉज पानी बहुत ज्यादा रहता है। एंड कास्ट और टोपोग्राफी भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ना ज्यादा पत्थर जो है वो होल्ड नहीं कर पाते पानी को, क्योंकि सॉइल ही नहीं है। जो भी मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए सॉइल होता है वो बह जाता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत वेजिटेशन है। तो एनसीईआरटी में काफी एक्सट्रीम सेंटेंस लिखा हुआ है, डिवॉइड ऑफ परमानेंट वेजिटेशन कवर। हालांकि वेजिटेशन है अच्छी खासी, तो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लिखना चाहिए था एनसीईआरटी को मेरे ख्याल से। ओके, अब हम आ गए फोर्थ पार्ट में, इंडियन डेजर्ट में। इंडियन डेजर्ट को हम मरु स्थली भी कहते हैं। भाई बहुत प्यास लगेगी ना, एकदम मरने जैसी हालत हो जाएगी, राइट। तो मरु स्थली, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली। अभी काफी न्यूज में भी हम थोड़ा सा और उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब PT 365 पढ़ेंगे, तो कि अरावली को सरकार ने प्रैक्टिकली मतलब खत्म करने की एक तरह से
परमिशन दे दी है, ठीक है ना। तो वैसे डेफिनेशन होती है पहाड़ को, आप कहते हो भाई जो 3 डिग्री के इंक्लाइन से ऊपर हो, कुछ प्रॉपर टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, बट सरकार ने कहा हमें तो अरावली की माइनिंग करवानी है, तो हम क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं, सिंपल एज डैट, है ना। तो जो अरावली हैं वो थार डेजर्ट की यहाँ पे प्रोग्रेस को रोकते हैं, लेकिन अब अरावलीज ही खत्म हो जाएंगे देश हित में। वेरी गुड। एनीवेज, तो यहाँ पे रेन बहुत कम होती है, 150 mm से भी कम रेन होती है यहाँ पे। ये इलाका एक टाइम पे पूरा पानी के नीचे था। गैस कर सकते हो कौन सा टाइम था वो? सोचो कैसे गैस करोगे? कितने साल पहले यहाँ पे पूरा समुद्र था? यार लॉजिक का यूज करो ना। आपको मैंने बोला कि ये हमारी पेनिनसुलर प्लाटू की बाउंड्री है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा रिजिड ब्लॉक था, ये आके यहाँ से टकराया। तो जब टकराया उसके बाद ये फीचर बने हैं ना, तो उससे पहले तो यहाँ पे सारा पानी होगा, दिस वुड बी लाइक अ बीच एरिया। तो ये सारा एरिया पहले पानी से डूबा हुआ था, है ना, क्योंकि ये वो एरिया था जो पेनिनसुलर प्लाटू के लिए भी एक तरीके से कोस्टल एरिया था, और जो यहाँ पे एशिया था, एशिया के लिए भी कोस्टल एरिया था। तो पूरा एरिया पानी से ढका हुआ था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ पे एक पार्क बना है, फॉसिल पार्क, ठीक है ना, अकल अकल वुड फॉसिल पार्क। यहाँ पे काफी मेरीन एनिमल्स के भी अवशेष वगैरह मिले हैं, राइट। आप सोचोगे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आ गया? कोई बंदा कहानी बना देगा, शायद यहाँ पे कोई स्पेस से एलियंस आए थे या भगवान आए थे, उन्होंने कहा अगर बारिश हो जाए, बारिश हो गई, और उसकी वजह से सारे जीव जंतु यहाँ पे आ गए। बट देयर इज a जियोलॉजिकल रीजन फॉर एवरीथिंग, राइट। तो इनकी एस्टिमेटेड एज कितनी है जो यहाँ पे हमें वुड्स वगैरह मिली हैं इस फॉसिल पार्क में? 18 करोड़ साल पहले, क्योंकि हिमालयस कब बने? 5-6 करोड़ साल पहले। तो यानी कि ये जो फॉसिल्स होंगे, समुद्र वाले फॉसिल्स, ऑब्वियसली वो 6 करोड़ से पुराने होंगे, यानी कि 18 करोड़ वाले मिले हुए हैं, ठीक है। तो डेजर्ट के कुछ फीचर्स हैं, बड़े ऑब्वियसली बातें, मशरूम रॉक, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ओएसिस वगैरह। जनरल स्लोप किस तरफ है? नॉर्दर्न एरिया की स्लोप ऊपर की तरफ है, सिंध की तरफ, एंड सदर्न एरिया की स्लोप जो है वो कच्छ की तरफ है। यहाँ की जो रेगिस्तान में जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो एफिमेरल रिवर्स होती हैं। एफिमेरल मतलब सीजनल, कि जब बारिश होगी तो वो यहाँ पे पानी बहेगा, है ना भाई। जब बारिश होगी तो यहाँ पे आपको नदी दिखेगी। अब जब बारिश का सीजन नहीं है तो ऐसे लगेगा जैसे मैदान है, बट ये मैदान नहीं है। जब बारिश होगी तो यहाँ पे अचानक से पानी आ जाएगा बहुत सारा। तो दीज आर एफिमेरल रिवर्स। और थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। कहाँ पे है? ये रही लूनी रिवर। और सॉल्ट कहाँ बनाया जाता है? ब्रैकिश वाटर में, लेक्स एंड प्लायाज में। तो जैसे मान लो कोई छोटा मोटा पहाड़ है, कभी बारिश वगैरह हुई तो पानी यहाँ पे नीचे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आके पानी जमा होता रहेगा, ग्राउंड वाटर का थोड़ा पानी यहाँ पे आता रहेगा। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट इवेपोरेट हो नहीं पाएगा। और ये काम 2-4 दिन तो चल नहीं रहा, लाखों लाखों करोड़ों सालों से ये काम चल रहा है। तो इसलिए जमीन बहुत ज्यादा सॉल्टी हो गई है, एंड यहाँ पे अक्सर पानी आता रहता है। तो जैसे सांभर लेक है, ये सांभर लेक की फोटो है। और इस तरह से फिर लोग यहाँ पे सॉल्ट थोड़ी प्रोसेसिंग करके, थोड़ी मेहनत करके सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक। अब हम आ गए हैं जो 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स थे उनमें से 5th रीजन पे आ गए हैं, कोस्टल प्लेन्स में। वेस्ट कोस्ट वर्सेस ईस्ट कोस्ट। हमारी जो वेस्ट कोस्ट है वो सबमर्ज्ड है, इसका स्लोप देख लो काफी कम है, तो यहाँ पे आसानी से जहाज आ सकते हैं। जहाज को थोड़ी डेप्थ चाहिए होती है, राइट। लेकिन जो ईस्ट कोस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स हैं, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी लंबा है, और इसके ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। आप खुद सोचो अगर स्लोप अचानक से नीचे गिर जाती तो जो भी सेडिमेंट्स आते, सेडिमेंट भी यहाँ पे जो है नीचे चले जाते। बट एक कोस्ट भी लंबी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी काफ़ी लंबा है, इसकी वजह से गहरे शिप्स यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। इसलिए यहाँ पे पोर्ट बनाना, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे पोर्ट्स को मेंटेन करना काफ़ी आसान है। और वैसे भी अगर आपको पता होगा तो इंडिया में यहाँ पे हिमालय से जितनी रिवर्स आ रही है, मैक्सिमम रिवर्स जो इस तरफ जा रही हैं, उनका सारा सेडिमेंट लोड इस तरफ है। पेनिनसुलर प्लाटू की इंक्लिनेशन किस तरफ है? स्लोप वो भी इसी तरफ है। तो जो लंबी लंबी नदियां हैं बहुत सारे सेडिमेंट लाके यहाँ पे डाल रही हैं, तो यहाँ पे खूब सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जा रहा है, एंड इट इज इमरजेंट कोस्ट। तो इस वजह से यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बनने काफी मुश्किल है।
फोटो देख के आप खुद थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई बोले कि शिप आ जाए, शिप तो फंस जाएगा यहाँ पे, और वेस्टर्न कोस्ट पे काफी आसानी से आ सकता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स काफी पास में भी है समुद्र के, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोर्ट्स काफी नेचुरल है, बनाना उनको आसान है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो इमर्जेंट कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टाज नहीं बनेंगे। डेल्टा कब बनते हैं? डेल्टा तब बनते हैं जब नदियां आके अपना सिल्ट डिपॉजिट करती हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा बनेंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे जनरली डेल्टाज नहीं है। ये मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया है अभी। ठीक, वेस्टर्न कोस्ट के डिविजन्स के नाम ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आ गया कच्छ, ठीक है ना, ये हो गया कच्छ। फिर ये आ गया काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा में आ गई कोंकण कोस्ट, ये हुई कोंकण कोस्ट। फिर ये हुई कन्नड़ कोस्ट, और ये केरला के आ गई, केरला के आगे मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़ और कच्छ। ठीक, वेस्टर्न घाट जो है वो, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट जो है वो मिडिल में, यहाँ पे जो है वो नैरो है और यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है नैरो है और यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ पे ब्रॉड है। वाटर कायल्स दीज आर बैक वाटर्स ऑफ मालाबार कोस्ट। जैसे हमने केरल में देखा होगा ना कि नदी में बोट रेस हो रही है, ठीक है ना, तो दीज आर द बैक वाटर्स। ये ब्रैकिश होते हैं, इनमें भी खारा पानी होता है, बट समुद्र जितना खारा पानी नहीं होता, थोड़ा कम खारा पानी होता है। आखिरी टॉपिक है आइलैंड्स। आइलैंड्स आपको पता ही है, दो ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, इनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो और ज्यादा साउथ में है। ये 6 डिग्री 45 मिनट और ये 8 डिग्री, ठीक है ना। आइलैंड और इजलेट्स, इजलेट्स क्या होते हैं, आइलेट्स क्या होते हैं? आइलेट्स होते हैं बहुत ही छोटे आइलैंड्स, बहुत ही छोटे आइलैंड्स को आइलेट्स कहते हैं। लगभग 572 है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे अंडमान निकोबार में। इनकी कोऑर्डिनेट याद करने तो कर लो, काफी आसान है, 6 से 14 और 92 से 94, ठीक है ना। तो लंबाई में काफी ज्यादा है, इसलिए 6 से 14 ये काफी लंबाई में है, और ईस्ट में काफी कम है, 92 से 94, राइट। Two principal groups of islands and islets in Bay of Bengal, Ricky's Archipelago and Labyrinth Island. ये आपका अंडमान निकोबार का मैप है, ठीक है ना। ये अंडमान दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये अंडमान है और फिर ये निकोबार है नीचे। अब हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ इस एरिया पे। ये जो मैप है, ये मैप सिर्फ इस एरिया का है, राइट। इसके अंदर यहाँ पे है लैब्रिंथ आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? एक सिंपल सा, एक बहुत छोटे छोटे आइलेट्स होते हैं, उनके ग्रुप को आर्किपेलागो कहते हैं, राइट। और ये तो हो गया लैब्रिंथ, और ये वाला हो गया रिचीज आर्किपेलागो, राइट। तो ये रिचीज है, ये लैब्रिंथ है। अंडमान और निकोबार को कौन सी चैनल सेपरेट करती है? 10 डिग्री चैनल। कौन सी चैनल सेपरेट करती है? 10 डिग्री चैनल। सॉरी, ये नहीं, लिटिल अंडमान के नीचे, ये तो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान ये है, ये है, इसके नीचे आगे 10 डिग्री चैनल, और फिर आगे निकोबार आइलैंड्स। तो एक सेकेंड, तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार, राइट। ये क्या 10 डिग्री क्या चीज है? लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है ना, तो ये लैटिट्यूड है। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने कैसे? भाई आपको पता है ना कि पृथ्वी एकदम स्ट्रेट तो है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। तो जब हजारों साल तक बारिश होती रही, तो जितने नीचे गड्ढे थे वो सारे गड्ढे में पानी भर गया। जैसे बारिश में गड्ढे में पानी भर जाता है ना, पता नहीं चलता कि नीचे गड्ढा है, हमें तो पानी दिखाई देता है सिर्फ। तो सेम चीज यहाँ पे पृथ्वी पे, कि सारा पानी पानी भर गया, हमें ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है, बट नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है। दिस इज द ओशन फ्लोर। अब इस ओशन फ्लोर में जो ऊपर की तरफ माउंटेन्स आ गए, वो हमें ऊपर के दिख रहे हैं कि तो आइलैंड है, हमें लग रहा है तो आइलैंड्स है। तो इस तरह के ये जो बहुत सारे माउंटेन चेन है, अंडरग्राउंड सबमरीन माउंटेन चेन है, माउंटेन चेन के जो ऊपर के हिस्से हैं वो हमें दिख रहे हैं। दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड। ऐसे ही हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया के जितने सिंगापुर मलेशिया वगैरह है, वो सब इसी तरीके से बने हुए हैं, राइट।
अब धीरे-धीरे क्या होता है कि जब भी मान लो ये आइलैंड बन गया, है ना? तो ये तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड बन गए। अब धीरे-धीरे इनके चारों तरफ जो हैं, वो कोरल्स बनने शुरू होंगे। फ़ोटो थी यहाँ पे। ठीक है ना? ये जैसे एक सबमरीन वोल्केनो बाहर आ गई, फिर यहाँ पे आस-पास कोरल्स बनने शुरू होंगे और धीरे-धीरे जो है ये भी डिग्रेड होता रहेगा, राइट? और फिर अल्टीमेटली जो है आस-पास का सिर्फ कोरल्स के बेसिस पे आइलैंड बच जाएगा। तो जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है? जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं और ये वाले सबमरीन माउंटेन्स के ऊपर वाले हिस्से हैं। और यहाँ पे जो है एक वोल्केनो है, इंडिया की अकेली एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड पे। सबसे ऊंचा पीक कौन सा है अंडमान निकोबार पे? सैडल पीक है। कुछ और पीक्स जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हैं वो हैं डियावेलो, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, डियावोलो, कोयोब और थ्विलर। तो बस आपको याद रखने हैं ये वाले नाम। आपको इन नाम को पढ़ के ऐसा ना लगे एग्जाम में कि ये अफ्रीका के नाम है या किसी और देश के नाम है, ये इंडिया के ही पीक्स के नाम है। यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी? ऑब्वियसली इक्वेटोरियल टाइप, बिकॉज इक्वेटर काफी पास में है, सिर्फ 6 डिग्री दूर है इक्वेटर से। और कन्वेक्शन रेनफॉल, पहाड़ तो है नहीं कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे कि उनकी वजह से ऑरोग्राफिक रेनफॉल होगी। रोज इवेपोरेशन होती है, रोज हर दूसरे दिन जो है बारिश हो जाती है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स हैं। इनके भी अगर कोऑर्डिनेट याद करें तो याद कर लो। ये केरला कोस्ट से 250 से 400 किलोमीटर दूर हैं, कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं, राइट? एंड सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का? मिनिकॉय, राइट? एंड लक्षद्वीप आर्किपेलागो को कौन सा चैनल डिवाइड करता है? 9 डिग्री चैनल। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे सीन? अमीनी आइलैंड या अमीनी डीवी आइलैंड का ग्रुप, उसके नीचे है लैकाडीव आइलैंड्स का ग्रुप, जिनको कैनानोर भी कहता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये शब्द यूज कर रखा है, कैनानोर आइलैंड्स, राइट? उसके बाद इन दोनों के नीचे आती है 9 डिग्री चैनल, फिर आता है मिनिकॉय, ये सारा इंडिया का है। उसके बाद आती है 8 डिग्री चैनल, उसके बाद नीचे आता है मालदीव्स। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, राइट? एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज यूज करी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उसको पढ़ के कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो 9 डिग्री चैनल है वो अमिनडीवी और कैनोर के बीच में जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, इसको आपको याद करना है। डंकन पैसेज कहाँ पे है? यहाँ पे साउथ अंडमान पे, ठीक है ना, लिटिल अंडमान के ऊपर, साउथ अंडमान के नीचे। और ये आपकी 10 डिग्री चैनल हो गई, और फिर ये आपके निकोबार वाले आइलैंड्स हो गए सारे। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।